तो हेलो एवरीवन, सभी को नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जैसे कि आपको हेडिंग दिख रही होगी, हम पढ़ने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो हमने पिछली क्लास में देखा था भारत के गवर्नर जनरल। हमने सभी गवर्नर जनरल को पढ़ा था क्वेश्चन विथ एक्सप्लेन सहित। उसी के आगे नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे भारत राष्ट्रीय कांग्रेस। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को, टाइम को न जबा करते हुए, टाइम को बर्बाद करते न हुए पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है देखते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस को देखते हैं क्या है क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं कि स्वराज भारत के राजनीतिक सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाते हैं। क्या स्वराज भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य था? यह दादा भाई नौरोजी द्वारा डैश में घोषित किया गया था। ऑप्शन ए कलकत्ता सत्र 1886, ऑप्शन बी कलकत्ता सत्र 1906, ऑप्शन सी लाहौर सत्र 1885, ऑप्शन डी हो जाएगा बॉम्बे सत्र 1889। तो राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य था, ये किसने कहा था? दादा भाई नौरोजी ने। और किस अधिवेशन में कहा था, किस सत्र में घोषित किया था, ये देखना है। तो ये आपका कलकत्ता अधिवेशन था, यानी कलकत्ता सत्र था जो 1906 में हुआ था। उसमें दादा भाई नौरोजी ने घोषित किया है कि ये स्वराज भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य है। फिर देखते हैं इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। क्या है कि कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन, यानी कलकत्ता अधिवेशन 1906 में प्रथम बार स्वराज शब्द दादा भाई नौरोजी द्वारा व्यक्त किया गया था। तो जो स्वराज पूछा है कि स्वराज भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य था, तो उसे कब घोषित किया गया? तो ये जो अधिवेशन हुआ था कलकत्ता अधिवेशन 1906 में, जिसे दादा भाई नौरोजी ने व्यक्त किया था। किसको? स्वराज को। दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द की व्याख्या करते हुए इसे कलकत्ता अधिवेशन 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य बताया। क्या बताया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य बताया। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 आ जाते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नंबर 2 है, पूछ रहा है कि जो राष्ट्रीय कांग्रेस है उसके पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये सबको पता है कि बदरुद्दीन तैयबजी थे। कौन थे? ऑप्शन ए शौकत अली, ऑप्शन बी मोहम्मद अली, ऑप्शन सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और ऑप्शन डी हो जाएगा बदरुद्दीन तैयबजी। तो यहाँ बदरुद्दीन तैयबजी थे पहले मुस्लिम अध्यक्ष जो कांग्रेस के बने थे। आगे देखते हैं डिटेल में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। यह अधिवेशन मद्रास में 1887 में हुआ था। इस अधिवेशन में 607 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। तो यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? यह अधिवेशन मद्रास में हुआ था 1887 में, और इस अधिवेशन में 607 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। तो अगर पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे वो कौन थे? बदरुद्दीन तैयब थे। और यह अधिवेशन 1887 में मद्रास में हुआ था, और इसमें 607 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आधिकारिक इतिहास लेखक कौन था? जो आधिकारिक इतिहास लेखक कौन था? तो ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी पट्टाभी सीतारामैया, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी तेज बहादुर सप्रू। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो आधिकारिक इतिहास लिखा था, वो लेखन का कार्य किया था पट्टाभी सीतारामैया। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलो डिटेल में देखते हैं इसको। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आधिकारिक इतिहास हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के लेखन का कार्य बी पट्टाभी सीतारामैया ने किया। बी पट्टाभी सीतारामैया द्वारा लिखित पुस्तक 2 खंडों में विभाजित है। कितने? 2 खंडों में। इस पुस्तक से वर्ष 1885 से 1935 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास का पता लगता है। जो बी पट्टाभी सीतारामैया की पुस्तक है वो 2 खंडों में विभाजित है, और इस पुस्तक से
1885 से 1935 तक का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास का पता लगता है। पट्टाभी सीतारामैया का कहना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक संगठन से अधिक एक जीव है, एक संगठन से अधिक एक जीव। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं कि भारत के वयोवृद्ध नेता यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। ये तो पुराना क्वेश्चन है, ये तो सबको पता होगा। किसे जानते हैं? दादा भाई नौरोजी को। फिर देखते हैं इनकी कुछ पुस्तकें हैं, उसको देखते हैं। तो भारत के वयोवृद्ध नेता किसे जानते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया और राष्ट्र गुफ्तार इनकी प्रमुख पत्रिकाएं थीं। जो पत्रिकाएं थीं, 2 पत्रिकाएं इनकी प्रमुख पत्रिकाएं थीं। एक उन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया, जिसे ड्रेन ऑफ वेल्थ के प्रतिपादक थे, यानी धन निष्कासन सिद्धांत के भी इन्होंने प्रतिपादन किया था। यानी एक इनका धन निष्कासन का सिद्धांत इन्हीं के नाम से जाना जाता है, इन्होंने ही प्रतिपादित किया था। और 2 इनके पत्रिकाएं हैं, कौन सी? पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और एक है राष्ट्र गुप्तार। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं कि लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी ने, ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय ने। तो यहाँ ऑप्शन आपका जो हो जाएगा वो दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। दादा भाई नौरोजी ने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। अब देखते हैं डिटेल में कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में, कब? 1866 में लंदन में दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया था। जब क्या कह रहा है? जब इंडियन एसोसिएशन 1876 ईस्वी की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस द्वारा कलकत्ता, भारत में किया गया था। जबकि इंडियन एसोसिएशन 1876 की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद बोस के द्वारा कलकत्ता में किया गया था। और लंदन में जो हुई थी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की, तो वो लंदन में हुई थी 1866 में, जिसे दादा भाई नौरोजी ने करी थी। चलो आगे देखते हैं। तो आगे क्वेश्चन क्या है उसको ध्यान से देखो, पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि किसने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। अभी देखा ना हमने, किसने लंदन में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। अभी देखा लंदन में किसने करी थी? दादा भाई नौरोजी ने। कलकत्ता में किसने की थी? तो जो कलकत्ता में 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस द्वारा की गई थी। वो कलकत्ता में करे थे, इन्होंने लंदन में करा था। इन्होंने ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी 1866 और 1876 में आनंद बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी इनके द्वारा हुई थी। अब आगे देखते हैं। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? दादा भाई नौरोजी। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाते हैं। महात्मा गांधी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? यहाँ फर्स्ट ऑप्शन 1920 ईस्वी में उन्होंने असहयोग आंदोलन आरंभ किया था। फिर है सेकंड, उन्होंने ग्राम उद्योग संघ प्रारंभ किया था। तो ये ऑप्शन दोनों ही सही हैं, क्योंकि 1920 में असहयोग आंदोलन आरंभ हुआ था और उन्होंने ग्राम उद्योग के लिए ही तो इन्होंने प्रारंभ करा था। तो यहाँ ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड दोनों ही हो जाएंगे। अब देखते हैं डिटेल में, डिटेल में क्या है, चलिए पढ़ते हैं। तो डिटेल में देखते हैं कि असहयोग आंदोलन क्या था। असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा 1 अगस्त 1920 को एक जन आंदोलन के रूप में आरंभ किया गया। गांधी जी ने ग्रामीण विकास को केंद्र में रखकर वैकल्पिक प्रौद्योगिकी के साथ साथ स्वदेशी और सर्वोदय के महत्व को बताया। गांधी जी ने कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए ग्राम उद्योग संघ प्रारंभ किया था। अतः तो दोनों विकल्प ही सही हो जाएंगे। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक में उपस्थित नहीं हो पाया। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक हुई थी उसमें कौन उपस्थित नहीं हो पाया? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन सी बदरुद्दीन तैयबजी,
ऑप्शन डी हो जाएगा रमेश चंद्र दत्त। यहाँ ऑप्शन हो जाएगा बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम बैठक हुई थी उसमें उपस्थित नहीं हो पाए थे। तो 1876 ईस्वी में बंगाल के युवा राष्ट्रवादियों ने सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में इंडियन एसोसिएशन का गठन किया, अभी जब हमने पढ़ा। फिर दिसंबर में 1883 में इंडियन एसोसिएशन ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन यानी इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। दूसरा सम्मेलन दिसंबर 1885 कलकत्ता में हुआ, जिसकी अध्यक्षता किसने की? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, जिसकी अध्यक्षता सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की। फिर यही कारण था कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन से जुड़े सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना सत्र में शामिल नहीं हो पाए। फिर है क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि जो निम्नलिखित में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं हो पाए, यानी नहीं हुए थे या उपस्थित नहीं था। तो अभी हमने देखा कौन थे वो, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे वो प्रथम जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था प्रथम, उसमें उपस्थित नहीं हो पाए थे, प्रथम बैठक में उपस्थित नहीं हो पाए थे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ते हैं। तो अंग्रकित में किसने 1883 में कलकत्ता में ऑल इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठन किया? तो कलकत्ता में किसने ऑल इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठन किया? अभी हमने देखा था ना। क्वेश्चन नंबर ए हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। चलो डिटेल में देखते हैं क्या था इसमें। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने वर्ष 1883 में कलकत्ता में ऑल इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। कब की? 1883 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की 1883 में। कैसे याद करना है? 1883 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कलकत्ता में ऑल इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। फिर है सुरेंद्र नाथ बनर्जी उन्नत राजनीतिक विचारों के व्यक्ति थे। उन्नत राजनीतिक विचारों के व्यक्ति थे जिन्होंने मेंजनीयुम गैरी वाल्डी के विचारों को लोकप्रिय बनाया। फिर आगे देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों में देखते हैं कि 1883 के दिसंबर में पहली ऑल इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की बैठक आनंद मोहन बोस की अध्यक्षता में हुई। जो पहली बैठक हुई ऑल इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो किसकी अध्यक्षता में हुई? तो आनंद मोहन बोस की अध्यक्षता में हुई। दूसरी बैठक कलकत्ता में दिसंबर में 1885 में हुई, जिसकी अध्यक्षता सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की। इसकी वजह से कांग्रेस के 1885 के प्रथम अधिवेशन में वे शामिल नहीं हो सके, क्योंकि वो दूसरी बैठक कलकत्ता दिसंबर 1885 में हुई, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की। इसी वजह से जो कांग्रेस के जो 1885 में प्रथम अधिवेशन हुआ वो उसमें शामिल नहीं हो सके। फिर एक क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं कि अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना हुई। तो ये तो बच्चा को पता होगा कि 1885 में अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना हुई। अब देखते हैं इसके स्थापना कब हुई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में A.O. ह्यूम द्वारा की गई थी, जो एक अवकाश प्राप्त अंग्रेजी अधिकारी थे। कौन थे? एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी थे। इसका पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया। कहाँ किया गया पहला अधिवेशन? पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई स्थित गोकुल तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया। इसमें कितने प्रतिनिधि थे? इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी WC बनर्जी ने की थी। तो अगर पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी या WC बनर्जी ने की थी। इसके प्रथम महासचिव स्वयं A.O. ह्यूम थे। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे क्या कह रहा है कि जो 1885 ईस्वी में जो बॉम्बे में जो संपन्न होने वाला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था?
तो अभी हमने पढ़ा कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है उसको ध्यान से देखते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म किस वर्ष हुआ, ये सबको पता है, 1885 में हुई इसकी स्थापना। फिर है कि क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई, ये बम्बई में हुई थी, ये सबको पता है। फिर है कि क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, WC बनर्जी थे। ध्यान रखना अच्छे से, ये सारे जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। तो अब 16 क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ। तो प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, जब बम्बई में ही स्थापना हुई और बम्बई में ही इसका प्रथम अधिवेशन 13 दिसंबर, अभी हमने पढ़ा था कब हुई थी, 13 दिसंबर, वो सॉरी 13 दिसंबर नहीं 28 दिसंबर, सॉरी 28 दिसंबर है, 13 दिसंबर नहीं, रॉन्ग हो गया, 28 दिसंबर 1885 को प्रथम अधिवेशन बम्बई में हुआ, जिसकी प्रथम अध्यक्षता किसने की थी, WC बनर्जी ने करी थी। फिर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, अभी हमने देखा बम्बई में हुआ। फिर क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि जो क्वेश्चन नंबर 17 है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय थे। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय भारत के वायसराय कौन थे, ऑप्शन बताना है आपको। ऑप्शन है लॉर्ड लिटन, ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन है लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन है लॉर्ड डाउन। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन थे जब ये इंडियन नेशनल की स्थापना हुई थी। तो कौन थे भारत के वायसराय, लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन थे जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उस समय भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड डफरिन थे। अब आगे देखते हैं इसके बारे में डिटेल में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय 1885 ईस्वी में भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन थे, जिनका कार्यकाल कब से कब तक रहा, तो सन 84 से 88 तक रहा। कब से कब तक, यानी कि 4 साल रहा है, 84 से 88 तक। उसने कांग्रेस का यह कहकर मजाक उड़ाया था कि यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। क्या बोला था उन्होंने, जो राष्ट्रीय कांग्रेस की जो कांग्रेस को क्या कहकर उन्होंने मजाक उड़ाया था, उन्होंने ये कहा कि यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की क्या है, संस्था है। सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संख्या, अगर पूछ ले कभी वैसे स्टेटमेंट में, तो ये किसने कहा था, लॉर्ड डफरिन ने कहा था कि सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाते हैं कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो किसने उसका विरोध किया और बनारस में राजा शिव प्रसाद के साथ उसके काट के लिए आंदोलन संगठित किया। कौन ऐसा बंदा था जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करने से विरोध कर रहे थे। ऑप्शन ए नवाब अब्दुल लतीफ, ऑप्शन बी RM सयानी, ऑप्शन सी है आपका सैयद अहमद खां, ऑप्शन सी है तैयब बदरुद्दीन। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना को विरोध किया। सैयद अहमद खां थे। कौन थे, सैयद अहमद खां थे। फिर आगे देखते हैं, इसके बारे में डिटेल में देखते हैं कि जो सर सैयद अहमद खां थे, सर सैयद अहमद खां और बनारस के तो सर सैयद अहमद खां और बनारस के राजा शिव प्रसाद ने 5 अक्टूबर 1888 को दिल्ली में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना की। किसने, सर सैयद अहमद खान ने। बनारस के राजा शिव प्रसाद ने 5 अक्टूबर 1888 को दिल्ली में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना की थी। यह संगठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए विरोध स्वरूप किया गया था। यह संगठन किस लिए किया गया था, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोध के स्वरूप किया गया था। इस संगठन का उद्देश्य मुस्लिम
समुदाय और ब्रिटिश राज के बीच घनिष्ठ संबंध विकसित करना था। क्या करना था कि इस संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो मुस्लिम समुदाय है और ब्रिटिश राज है इनके बीच घनिष्ठता संबंध स्थापित करने के लिए किया गया था। फिर आगे देखते हैं कि जो भारतीय क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? जो यूरोपीय प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? जॉर्ज यूले थे। ऑप्शन डी हो जाएगा, जॉर्ज यूले। अब देखते हैं इसके बारे में डिटेल में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले था। इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चतुर्थ अधिवेशन 1888 ईस्वी की अध्यक्षता की थी। तो चौथा जो राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन था वो 1888 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने की थी, जो एक यूरोपीय थे। फिर क्वेश्चन नंबर 20, जवाहरलाल नेहरू प्रथम बार अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? ये पूछ रहे हैं। तो ऑप्शन ए 1932 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1921 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1929 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1938 ईस्वी में। तो यहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा 1929 ईस्वी। इसी में तो देखो ये था कलकत्ता अधिवेशन जो 1929 का था, वो कलकत्ता अधिवेशन था और इसके अध्यक्ष कौन बने थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1928 में ब्रिटिश सरकार को यह अल्टीमेटम दिया गया कि वह 1 वर्ष में नेहरू रिपोर्ट स्वीकार कर लें या कांग्रेस द्वारा प्रारंभ किए जाने वाले जन आंदोलन का सामना करें। निर्धारित समय सीमा में सरकार द्वारा कोई निश्चित उत्तर न मिलने की स्थिति में दिसंबर 1929 में 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या हुआ कि जो कांग्रेस द्वारा प्रारंभ किए जाने वाला जन आंदोलन का सामना करें, किसको बोले? ब्रिटिश सरकार को। और निर्धारित समय में सरकार द्वारा कोई निश्चित उत्तर न मिलने की स्थिति में दिसंबर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का ऐतिहासिक और लाहौर अधिवेशन हुआ। तो सॉरी, अभी हमने बताया था कलकत्ता अधिवेशन नहीं, वो जो कलकत्ता अधिवेशन था, कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन था, उसमें ब्रिटिश सरकार को ये अल्टीमेटम दिया गया था कि वह 1 वर्ष के अंतर्गत, जो 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट भी आई थी, तो उस नेहरू रिपोर्ट को ब्रिटिश सरकार स्वीकार करे और नहीं तो फिर कांग्रेस द्वारा प्रारंभ किए जाने वाले जन आंदोलन का सामना करे। फिर उन्होंने नहीं ऐसा कुछ भी नहीं करा, तो निर्धारित समय सीमा में सरकार द्वारा कोई निश्चित न देने पर यानी न उत्तर मिलने पर स्थिति में दिसंबर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में क्या किया गया कि कांग्रेस का ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसमें संबंधित प्रस्ताव पारित होने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित कर दिया। तो पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कब घोषित किया गया? जो लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 की, उसी में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया। जैसे ही 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात्रि का घंटा बजा, कांग्रेस अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का झंडा फहराया। कब? 31 दिसंबर रात को 1929 में मध्य रात्रि के टाइम घंटा बजा, कांग्रेस अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर अपना भारतीय झंडा फहराया। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 2 जनवरी 1930 की अपनी बैठक में यह निर्णय लिया गया। जो कांग्रेस की कार्य समिति थी, कार्य समिति द्वारा क्या किया गया कि 2 जनवरी 1930 की अपनी बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा तथा 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आपको समझ आएगा कि जो पूर्ण स्वराज दिवस है वो कब मनाया जाएगा? तो 26 जनवरी 1930 को मनाएगा। 31 दिसंबर 1929 को मध्यरात्रि के घंटा बजा। जैसे ही बजा तो मध्यरात्रि के टाइम पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का झंडा फहरा दिया। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 के अध्यक्ष कौन थे? तो अभी हमने देखा कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 22 पर। 22 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। 22 क्वेश्चन कह रहा है कि जो कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना ध्येय घोषित किया था? अभी हमने पढ़ा
लाहौर अधिवेशन 1929। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर आ जाते हैं। कांग्रेस ने कब और कहाँ पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य घोषित किया? अभी देखा ना हमने, कौन? लाहौर अधिवेशन में। फिर आगे है 24, कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उद्देश्य पूर्ण स्वराज्य घोषित किया गया? तो ये लाहौर अधिवेशन ही था। आगे देखते हैं इसका डिटेल में कि कांग्रेस क्या कह रहा है कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस के 44वें अधिवेशन जो कि 1929 में लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उद्देश्य पूर्ण स्वराज घोषित किया गया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उद्देश्य जो था वो पूर्ण स्वराज घोषित किया गया। फिर अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में देखते हैं कि जो इसी अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया और पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। अभी हमने देखा। फिर आज इस अधिवेशन में प्रत्येक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया। तभी हम 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में हम मनाते हैं। फिर है पहली बार स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। अगर पूछ ले कि पहली बार स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया, तो 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। तो 25 में देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के तत्कालीन वायसराय कौन थे? तो हमने देखा भी है अभी, कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। कौन थे? लॉर्ड डफरिन। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था, जिनका कार्यकाल 1884 से 1888 तक रहा। उसने कांग्रेस का यह कहकर मजाक उड़ाया था कि ये सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का संस्था है। सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की क्या है? संस्था है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पर आ जाते हैं। 26 क्या क्वेश्चन कह रहा है? 26 कह रहा है कि इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष थे, कौन थे? ऑप्शन है दादाभाई नौरोजी, ऑप्शन बी महादेव गोविंद रानडे, ऑप्शन सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी और मोतीलाल नेहरू। तो यहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इंडियन एसोसिएशन की जो स्थापना हुई थी वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और मोहनदास मोहन बोस दोनों ने मिलकर किया था। और जो कलकत्ता में हुई थी इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन कलकत्ता में जो हुई थी उसे किसने स्थापित किया था? लंदन में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की जो स्थापना हुई थी, लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना जो हुई थी उसके संस्थापक कौन थे? तो दादाभाई नौरोजी थे। और जो इंडियन एसोसिएशन है, कंफ्यूज नहीं होना, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक दादाभाई नौरोजी और इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी और मोहन बोस 1876 में कहाँ करते हैं? कलकत्ता में करते हैं। कहाँ? कलकत्ता में की थी यह तत्काल। तो अब इसको डिटेल में देखते हैं। तो 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना कलकत्ता में की। यह तत्कालीन राजनीतिक संस्थाओं में सबसे प्रमुख एवं महत्वपूर्ण थी, जिसे कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त था। इस संस्था ने सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग तथा एल्बर्ट बिल विवाद जैसे मामलों को लेकर आंदोलन चलाया। इंडियन एसोसिएशन भारत संघ में जमींदारों के स्थान पर मध्यम वर्ग को प्रधानता दी गई। जो जमींदार थे उनके स्थान पर किसको प्रधानता दी गई? मध्यम वर्ग को। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर कि निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में दी नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी? दी नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी। अभी हमने पढ़ा यही है, इंडियन एसोसिएशन और दी नेशनल एसोसिएशन। इनके दोनों के संस्थापक एक ही हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अभी जो हमने देखा वही है। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर आ जाते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, ये तो सबको पता होगा कौन थे? ऑप्शन ए सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन बी डब्ल्यू सी बनर्जी या बेमेश चंद्र बनर्जी, वही है दोनों। ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में महासचिव ए ओ ह्यूम
थे। इन्होंने ही कांग्रेस का गठन किया। डब्ल्यू.सी. बनर्जी 1885 ईस्वी में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष बने। और कहाँ हुआ था प्रथम अधिवेशन? ये बम्बई में ही हुआ था। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सुरक्षा का पाठ सिद्धांत कहा? तो सुरक्षा का पाठ सिद्धांत किसने कहा? ऑप्शन ए बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो ये लाला लाजपत राय थे। लाला लाजपत राय ने सुरक्षा का पाठ सिद्धांत कहा। राष्ट्रीय कांग्रेस को क्या कहा? सुरक्षा का पाठ सिद्धांत कहा। अब आगे देखते हैं डिटेल में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कांग्रेस संबंधी सुरक्षा का पाठ सिद्धांत सेफ्टी वोल्व थ्योरी लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया के अपने लेख में 1916 में प्रकाशित किया था। जो यंग इंडिया है, यंग इंडिया के अपने लेख में इन्होंने क्या क्या प्रकाशित किया? यंग इंडिया किसका वो है? ये लाला लाजपत राय का किया था। लाला लाजपत राय का विचार था कि यह संस्था इसीलिए बनी है कि वह एक अंग्रेज राज की रक्षा हेतु सुरक्षा कपाट यानी सेफ्टी वॉल्व के रूप में कार्य कर सके। इसका मुख्य उद्देश्य साम्राज्य की रक्षा ही नहीं अपितु इसे सुदृढ़ करना था। राजनीतिक शिकायतों को दूर करना तो एक गौण उत्पाद है यानी बाई प्रोडक्ट था और गौण महत्व की बात थी। गौण महत्व की बात थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 की निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 अधिवेशनों की अध्यक्षता की थी? 2 अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? A.M.K. गांधी, ऑप्शन बी विलियम वेंडरबर्न, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी हेनरी कॉटन। यहाँ ऑप्शन बी हो जाएगा। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 अधिवेशनों की अध्यक्षता 2 बार करी यानी कि विलियम वेंडरबर्न ने 2 बार अध्यक्षता राष्ट्रीय कांग्रेस की करी थी। आगे देखते हैं प्रश्नगत विकल्पों में विलियम वेंडरबर्न ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 अधिवेशनों की अध्यक्षता की थी। इन्होंने पहली बार 1889 में बम्बई वाले में तथा दूसरी बार 1910 में इलाहाबाद अधिवेशन में। यानी पहले वाला जब हुआ था 1889 में बम्बई में तो उसकी भी करी। कौन? वेंडरबर्न यानी विलियम वेंडरबर्न। दूसरी बार 1910 में जो इलाहाबाद में हुआ था उसकी भी। फिर आगे देखते हैं डिटेल में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1889 के बम्बई अधिवेशन में कुल 10 भारतीय महिलाओं ने भाग लिया था। जो बम्बई में अधिवेशन 1889 में हुआ था उसमें कितनी महिलाओं ने भाग लिया था? 10 महिलाओं ने भाग लिया था। इस अधिवेशन में 21 वर्षीय मताधिकार का प्रस्ताव पारित हुआ तथा कांग्रेस की एक ब्रिटिश समिति का गठन लंदन में हुआ। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर आ जाते हैं कि निम्नलिखित में से किसने 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो अभी हमने पढ़ा था कौन था? विलियम वेंडरबर्न। कब करी? एक 1889 में बम्बई वाले में करी और 1910 में इलाहाबाद वाले में करी। फिर क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाते हैं कि 1936 में ऑल इंडियन किसान कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ? किसान कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी इलाहाबाद, ऑप्शन बी बम्बई। तो जो ऑल इंडिया किसान जो 1936 में ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो लखनऊ में हुआ था। आगे देखते हैं डिटेल में। अप्रैल 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई। 1936 में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई जिसका नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। पहले क्या नाम था इसका? अखिल भारतीय किसान कांग्रेस। फिर इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया? अखिल भारतीय किसान सभा। फिर बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष और आंध्र में किसान आंदोलन के अगुआ तथा कृषि क्षेत्र की समस्याओं के विद्वान N.G. रंगा इसके महासचिव चुने गए। कौन कौन? जो संस्थापक थे ये अखिल भारतीय किसान सभा के वो थे स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष और आंध्र में किसान आंदोलन के अगुआ भी रहे, आंध्र प्रदेश में जो हुआ।
तथा कृषि क्षेत्र की समस्याओं के विद्वान N.G. रंगा इसके महासचिव चुने गए। फिर फैजपुर में कांग्रेस सत्र के साथ अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का भी दूसरा सत्र चला, जिसकी अध्यक्षता N.G. रंगा ने की। फिर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 आ जाते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के संकल्प की घोषणा की गई थी। पूर्ण स्वराज, तो ये लाहौर अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में। आगे देखते हैं, इसी को अभी हमने पढ़ा, दोबारा से पढ़ लेते हैं, याद हो जाएगा, रिवाइज भी हो जाएगा। तो दिसंबर 1929 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ? लाहौर में हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी दिसंबर 1929 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी चुने गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी जगह किसको दे दी थी? जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया था। यानी कि इसके अध्यक्ष किसको चुने गए? गांधी जी को, लेकिन उन्होंने अपनी जगह किसको दे दी? अपनी जगह किसे दे दी? जवाहरलाल नेहरू को दे दी। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि आज हमारा बस एक ही लक्ष्य है, स्वाधीनता का लक्ष्य। क्या कहा जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि आज हमारा बस एक ही लक्ष्य है, स्वाधीनता का लक्ष्य। हमारे लिए स्वाधीनता के मायने है ब्रिटिश साम्राज्यवाद से पूर्ण स्वतंत्रता। अतः स्पष्ट है कि लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के संकल्प की घोषणा की गई थी। फिर आगे देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण तत्वों में कि 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का झंडा फहराया। 31 दिसंबर को। फिर इस अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की महात्मा गांधी द्वारा घोषणा की गई। सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरू करने की घोषणा की गई, किसके द्वारा? महात्मा गांधी द्वारा। फिर कांग्रेस की नई कार्य समिति की बैठक हुई 2 जनवरी 1930 को। उसमें 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस संपूर्ण भारत में मनाने का निश्चय किया गया। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता यानी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। फिर आगे, कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया गया? अभी देखा कौन सा था? ये लाहौर अधिवेशन था। फिर आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 अभी हमने देखा लगता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे? अभी देखा ना हमने, कौन थे? ये JL नेहरू यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर आते हैं 36 पर। 36 क्वेश्चन क्या कह रहा है? पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकृत की गई? मतलब पूर्ण स्वराज की मांग कौन से अधिवेशन में स्वीकार की गई? तो ये लाहौर अधिवेशन था 1929 वाला। फिर आ जाते हैं 37 पे। 37 में 1916 के लखनऊ अधिवेशन में क्या हुआ था? जो 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था वो क्या हुआ था? ऑप्शन ए, कांग्रेस पार्टी में विभाजन हुआ। ऑप्शन बी, सरोजिनी नायडू कांग्रेस अध्यक्ष बनी। फिर है ऑप्शन सी कह रहा है कि मुस्लिम लीग व कॉन्फ्रेंस करीब आए। मुस्लिम लीग व कांग्रेस करीब आए। ऑप्शन डी है, कांग्रेस ने असहयोग प्रस्ताव अपनाया। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें, मुस्लिम लीग व कांग्रेस करीब आए, इनकी मध्यस्थता स्थापित हो गई। फिर आगे देखते हैं, इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो अगर पूछा जाए कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसका है? तो बाल गंगाधर तिलक का। और ये पूछा जाए कि ये किस अधिवेशन में कहा गया? तो ये था लखनऊ अधिवेशन 1916 का। आगे देखते हैं, और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर ही रहूँगा। इस अधिवेशन में उग्रवादियों की पुनः कांग्रेस में वापसी हुई तथा तिलक एवं एनी बेसेंट के प्रयासों से कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। किसके मध्यस्थता? तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से क्या हुआ? कांग्रेस और मुस्लिम लीगों के बीच समझौता हुआ। यह समझौता लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग समझौता के नाम से भी जाना जाता है। लखनऊ समझौता
या कांग्रेस लीग समझौता के रूप में भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 38। 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता किसने करवाया था? तो एनी बेसेंट ने और लोकमान्य तिलक भी थे। किसने किसने करवाया था? अभी हमने ऊपर वाले उसमें देखा भी था कौन कौन करवाया था। तो मुस्लिम लीग का समझौता कौन कौन करवाए थे? तो तिलक भी थे और एनी बेसेंट भी थे। तो इसलिए इसमें दोनों हो जाएंगे, ए और सी। यहाँ पे जबकि गलत दे रखा है, इसमें ऑप्शन ही नहीं दे रखा दोनों। अब आगे क्वेश्चन दे रखे हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1916 का लखनऊ समझौता किसके मध्य किया गया? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य किया गया था, यही ऑप्शन है हमारा। फिर है लखनऊ समझौता इनके बीच हुआ, अभी हमने देखा कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। आज हमें 50 क्वेश्चन करने हैं, कल हम इसको पूरा इस चैप्टर को पूरा करेंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच जो प्रसिद्ध लखनऊ समझौता हस्ताक्षरित हुआ था, क्या हुआ था? हस्ताक्षरित हुआ था। तो वो कब हुआ था? 1916 में, जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 में। फिर आगे देखते हैं, इसी के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। कमेटी की स्थापना, कौन सा क्वेश्चन देखा हमने? क्वेश्चन नंबर अभी हमने देखा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुस्लिम के बीच जो समझौता हुआ था वो कब हस्ताक्षरित हुआ था? तो ये था 1916 वाला। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हो गया ताकि संवैधानिक और सुधारों की एक ही योजना अपनाई जा सके। इसके फलस्वरूप जारी 1916 स्मरण पत्र दोनों दलों के समकालीन राजनीतिक विचारों को साकार रूप दिया गया। फिर आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 पे आ जाते हैं कि कांग्रेस ने मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को स्वीकार किया। कौन से समझौते में? ऑप्शन ए लखनऊ समझौते में, ऑप्शन बी लाहौर समझौते में, ऑप्शन सी पूना समझौते में, ऑप्शन डी शिमला समझौते में। तो यहाँ ऑप्शन ए हो जाएगा, लखनऊ समझौते में पृथक निर्वाचन के लिए स्वीकार किया था कांग्रेस ने मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन के लिए कब स्वीकारा? ये कौन से समझौते में? तो ये लखनऊ समझौते में स्वीकार किया था। आगे देखते हैं डिटेल में क्या कह रहा है कि लखनऊ समझौते 1916 ईस्वी के तहत कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए प्रथम बार पृथक निर्वाचक मंडल की मांग को स्वीकार कर लिया, जो मुस्लिम लीग के लिए एक सकारात्मक उपलब्धि थी, क्योंकि कांग्रेस अब तक इसका विरोध करती आ रही थी। डॉक्टर रमेश चंद्र मजूमदार ने लखनऊ समझौते की कटु आलोचना करते हुए लिखा है कि परवर्ती घटनाओं की पृष्ठभूमि में निसंदेह रूप से यह कहा जा सकता है कि 1916 में कांग्रेस द्वारा लखनऊ समझौता करने के निर्णय ने वस्तुतः वह नींव डाली जिसके ऊपर 30 वर्षों बाद पाकिस्तान का निर्माण किया गया। लखनऊ समझौते ने भावी राजनीतिक में सांप्रदायिकता के उदय का भी मार्ग प्रशस्त किया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 43 कि निम्नलिखित में से किस सत्र में 1916 में पृथक निर्वाचन क्षेत्र की स्वीकृति में कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग को रियायत दी गई? तो ये अभी हमने देखा था कौन से? लखनऊ वाले में पृथक निर्वाचन की रियायत दी गई, मतलब मुसलमानों को। फिर है 44 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखो। 1938 में जो हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस का महत्वपूर्ण कदम था। जो हरिपुरा अधिवेशन था, एक ही उसमें किसने भाग लिया था? ये सुभाष चंद्र बोस ने लिया था 1938 वाले में। तो उनका महत्वपूर्ण कदम क्या था ये देखना। उन्होंने महत्वपूर्ण कौन सा कदम उठाया? तो ऑप्शन ए, क्योंकि इस अधिवेशन में सभी भारतीय नेताओं ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। ऑप्शन बी है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू को भविष्य के भारत का प्रधानमंत्री चुना गया। ऑप्शन सी, क्योंकि कांग्रेस ने योजना आयोग के विचार को शुरू किया। ऑप्शन डी, क्योंकि लोगों ने विदेशी सामानों और मंदिरा का बहिष्कार किया। तो यहाँ जो था ऑप्शन सी हो जाएगा, जो क्योंकि कांग्रेस ने योजना आयोग के विचार को शुरू किया। क्या किया? योजना आयोग के विचार को शुरू किया। अब देखते हैं इसको डिटेल में कि कांग्रेस के हरिपुरा यानी गुजरात, जो हरिपुरा जो पड़ता है वो गुजरात में पड़ता है, उसका अधिवेशन फरवरी 1938 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुए। इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने अपनी अध्यक्षीय भाषण में राष्ट्रीय योजना समिति यानी नेशनल प्लानिंग, फिर आया देखते हैं
नेशनल प्लानिंग कमेटी, नेशनल प्लानिंग कमेटी की स्थापना का सुझाव दिया। किसका? नेशनल प्लानिंग कमेटी का स्थापना का सुझाव दिया 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में, और कहा था कि राष्ट्रीय योजना की समिति को एक व्यापक योजना के अनुसार समस्त कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन और वितरण पद्धति को अपनाना पड़ेगा। इस प्रकार कांग्रेस ने योजना आयोग के विचार को शुरू किया। फिर आते हैं त्रिपुरी अधिवेशन 45। त्रिपुरी, जहां सन 1939 का विख्यात कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, कहाँ स्थित है? विख्यात कांग्रेस अधिवेशन जो त्रिपुरी वाला हुआ था 1939 में, ये कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो ये जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था 1939 का, ये मध्य प्रदेश में हुआ था। मध्य प्रदेश यानी त्रिपुरी, जबलपुर मध्य प्रदेश। जबलपुर में त्रिपुरी पड़ता है, जबलपुर जिले के अंदर, और ये नहीं, मध्य प्रदेश जबलपुर त्रिपुरी में स्थित है। त्रिपुरी में 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए सुभाष चंद्र बोस एवं गांधी जी द्वारा समर्थित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया के बीच मतदान हुआ। किसके बीच? सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी, और उम्मीदवार कौन थे? पट्टाभी सीतारामैया के बीच क्या हुआ? मतदान हुआ। सुभाष चंद्र बोस ने सीतारामैया को 470 मतों के मुकाबले 1580 मतों से पराजित कर दिया। किसने? सीतारामैया ने। सुभाष चंद्र बोस ने किसे पराजित कर दिया? सीतारामैया को 470 मतों के मुकाबले 1580 मतों से पराजित कर दिया। फिर एन महत्वपूर्ण, सुभाष चंद्र बोस का कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से विवाद हो जाने के कारण उन्होंने अध्यक्ष पद से त्याग दिया। फिर है क्वेश्चन नंबर इसे हम डिटेल में देखते हैं कि बोस के त्याग पत्र देने के पश्चात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। बोस ने इस महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच क्या हो गए? मतभेद हो गए, यानी कुछ विवाद हो गया। उस विवाद को लेकर बोस ने अपना त्याग पत्र दे दिया अध्यक्ष पद से, और इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ये आते हैं 46 पर कि सुभाष चंद्र बोस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष चुना गया? तो कौन सा था वो? त्रिपुरी अधिवेशन था। त्रिपुरी अधिवेशन में 1939 में सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष चुना गया था कांग्रेस का। फिर है क्वेश्चन नंबर 47 कि सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का कांग्रेस के अध्यक्ष द्वारा किस कांग्रेस अधिवेशन में किया गया था? तो ये काकीनाडा कांग्रेस यानी कांग्रेस का 8वां अधिवेशन था 31 दिसंबर जो 1923 में काकीनाडा यानी आंध्र प्रदेश में हुआ था। जो वंदे मातरम गीत गाया गया था वो कहाँ गया था? ये काकीनाडा, ये जो आंध्र प्रदेश है उसमें हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? मौलाना कौन थे अध्यक्ष? मौलाना मोहम्मद अली थे। इन्होंने वंदे मातरम का विरोध किया। क्या किया? वंदे मातरम का इन्होंने विरोध किया। फिर है कि अन्य महत्वपूर्ण, वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा की गई थी। इसकी रचना किसने की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। फिर है कांग्रेस के मंच से वंदे मातरम का प्रथम गान 1896 ईस्वी में कलकत्ता में किया गया। जो कांग्रेस के मंच से जो वंदे मातरम का प्रथम गान है वो कब किया गया? 1896 में कलकत्ता में। फिर है क्वेश्चन नंबर 49 पर कि वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। इसे आपको पता होगा। फिर है वंदे मातरम गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी। यह गीत आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। उनका एक मठ है, पत्र है, ये गीत आनंद मठ उपन्यास से लिया गया। ये उपन्यास उनका बंकिम चंद्र चटर्जी का। फिर अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है कि आनंद मठ जो बांग्ला भाषा का एक उपन्यास है जिसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी 1882 में। फिर इसकी कृतिका भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता के क्रांतिकारियों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। फिर इस उपन्यास में उत्तर बंगाल में 1773 से 1800 ईस्वी में के सन्यासी विद्रोह का वर्णन भी किया गया। फिर 1819 कब से कब तक? 1773 से 1800 तक जो सन्यासी विद्रोह हुआ था उसका वर्णन इसी आनंद मठ में ही है।
फिर 1896 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम का गान पहली बार किया गया, यानी 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम का गान पहली बार किया गया। फिर आ जाते हैं 50 क्वेश्चन पर। 50 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भारतीय नेताओं में से अखिल भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन कभी नहीं बना? अखिल भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन कभी नहीं बना? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ये तो थे, ये नहीं थे, ये तो विरोध करते थे। बाल गंगाधर तिलक का ना विरोध करते थे, ये इन्होंने तो कुछ सिद्धांत भी बोला था, याद नहीं आ रहा है, डिटेल में देखते हैं। तो बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं बन सके। महात्मा गांधी ने बेलगांव के 39वें अधिवेशन यानी 1924 ईस्वी में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, बेलगांव के अधिवेशन में। मोतीलाल नेहरू ने 34वें अधिवेशन अमृतसर की अध्यक्षता की। मोतीलाल नेहरू 1919 ईस्वी में की थी। 34वें अधिवेशन अमृतसर की अध्यक्षता 1919 ईस्वी की थी, जबकि गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में वाराणसी अधिवेशन 21वें में की अध्यक्षता की थी, लेकिन बाल गंगाधर तिलक ने नहीं की। फिर आते हैं कि कांग्रेस के प्रथम बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी ने की थी। फिर कलकत्ता अधिवेशन 1906 की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। 1916 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। तो हमारे क्वेश्चन आज हमने 50 क्वेश्चन कर लिया है, कल हम 51 क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद। अब हमारी क्लास यहीं ख़त्म होती है। ऑल द बेस्ट, सभी अपना ख्याल रखने, पढ़ते रहिए।